नमस्कार, आप सुन रहे हैं संजय आरजू बड़ौतवी द्वारा लिखित पुस्तक नई पीढ़ी की नई चुनौतियां से उनकी चर्चित कहानी मिस्ड कॉल मृद्विका की आवाज में सिर्फ बुक ऑडियो पर। कहानी मिस्ड कॉल। सामाजिक न्याय विभाग में कार्यरत मनीष आज रविवार की छुट्टी होने के कारण थोड़ी ज्यादा देर तक सोया था। उसे याद है, नींद खुल जाने के बाद भी वो आधा घंटे उलट पलट कर पलंग पर ही पड़ा रहा था। उसे अपने इस अकेले जीवन पर कई बार गुस्सा भी आता था और झुंझलाहट भी। कई बार इस अकेलेपन से परेशान होकर मनीष मन ही मन अवसाद में चला जाता। एक बार तो उसने आत्महत्या तक की सोची, मगर मनीष हिम्मत न कर सका। मनीष खुद को ही समझाता, क्या करे, जीवन में हर काम अपनी मर्जी से तो नहीं होता। वो याद कर रहा है कैसे उसके जीवन में आई उसकी पत्नी रेखा, जो कम ही दिनों उसके साथ रही। शादी के कुछ दिन बाद से ही दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे थे। रेखा महत्वाकांक्षी थी। वो मनीष को हमेशा ज्यादा पैसा कमाने को कहती थी। मनीष की अपनी मजबूरियां थी। एक तो वो विकलांग कोटे से भर्ती हुआ था, ऊपर से विभाग भी सामाजिक न्याय जैसा। मनीष और रेखा बहुत ज्यादा एक साथ नहीं चल सके और आखिर रोज रोज की झिकझिक से परेशान होकर दोनों ने बिना किसी कोर्ट कचहरी के अलग रहना ही निश्चित किया। मनीष को आज भी समझ नहीं आता कि उसकी गलती उसकी ईमानदारी थी या विकलांगता। यदि ईमानदारी उसकी गलती थी तो रेखा इसके लिए जिम्मेदार है, और यदि विकलांगता की वजह से रेखा ने मनीष को छोड़ा है तो इसमें मनीष को अपनी कोई गलती नहीं दिख रही थी। आखिर उसने अपनी शादी से पहले सब कुछ तो रेखा को बता ही दिया था, मगर होनी के सामने सब मजबूर है। सोचते सोचते घड़ी का कांटा सुबह के 11 बजाने को बेचैन सा दिखने लगा। मनीष को अचानक अपने मोबाइल फोन की याद आई। उसने रोज की तरह गुड मॉर्निंग मैसेज देखने के लिए फोन उठाया। व्हाट्सएप मैसेज के साथ एक मिस्ड कॉल भी पड़ी थी। मनीष ने स्वाभाविक रूप से पहले मिस्ड कॉल को चेक किया। अनसेव्ड नंबर देख मनीष को जिज्ञासा हुई, अरे इतनी सुबह मिस्ड कॉल। मनीष ने शंकित मन से उस नंबर पर फोन डायल किया। संगीत भरी रिंगटोन ने सुबह को खुमारी से भरे मनीष को थोड़ा सुकून दिया, तथा उधर से एक महिला की आवाज आई। कौन? जी, मेरे फोन पर इस नंबर से मिस्ड कॉल था, मनीष ने संभलते हुए कहा। उधर से आवाज आई, जी आप कौन बोल रहे हैं? मनीष ने सीधे से अपना परिचय दिया तो उधर से आवाज आई, सॉरी सर, शायद मेरी बेटी ने गलती से डायल कर दिया होगा, माफ कीजिएगा, वो भी छोटी है। मनीष ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, बच्चों से गलती हो जाती है, लेकिन मेरा नंबर आपके पास है तो जरूर मैं जानता भी हूँगा। क्या आप बताएंगी आपके पति का क्या नाम है? उधर से बात कर रही महिला की आवाज में अचानक खामोशी भर आई। फिर रुंधे शब्दों से आवाज आई, उनका नाम भरत सिंह था। मनीष ने फोन पर ही अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, हाँ, मेरे एक जानकार हैं मिस्टर भरत, मगर उनका नंबर तो मेरे फोन में सेव है। खैर, हो सकता है ये दूसरा नंबर भी भरत जी का हो। बात करते करते मनीष ने महसूस किया कि उधर से फोन कट चुका है। मनीष यूं ही अपने आप को घसीटने के अंदाज में सुबह की भूख का इंतजाम ढूंढने किचन की ओर चल दिया। नाश्ता बनाते बनाते अचानक एक बात मनीष के दिमाग में आई कि उस महिला ने कहा था उसके पति का नाम भरत सिंह था। चौंकते हुए मनीष ने अपने दिमाग पर फिर से जोर डाला। क्या सचमुच उस महिला ने था कहा था या है कहा था? मनीष ने बार बार याद किया, फोन पर महिला ने था ही कहा था। मनीष का मन थोड़ा बेचैन हो चला। उसने नाश्ते के बाद फिर एक बार फोन करने की सोची। जिस भरत को वो पहचानने का प्रयास कर रहा था वो भी उसका हमउम्र ही है। उसकी पत्नी ने था क्यों कहा? मनीष ने अपने आप को कहा, आज अगर हो सका तो इस नंबर पर फिर से बात करेगा और मिलना चाहेगा। बस मनीष ने नाश्ता किया और तैयार होकर एक बार फिर फोन करने के लिए मोबाइल उठाया। अगर सब ठीक रहा तो मनीष उस महिला से नंबर लेकर मिलने जाएगा। ऐसा निश्चय कर मनीष ने लास्ट कॉल को डायल किया।
2 घंटी बजने के बाद मनीष को उधर से फोन पर एक अधेड़ उम्र के पुरुष की आवाज आई। हेलो, कौन? जी, मैं भरत जी का दोस्त मनीष बोल रहा हूँ। मैं उनके घर आना चाहता हूँ। मुझे कृपया भरत जी का पता देंगे? उधर से उस अधेड़ उम्र के आदमी ने पता बताकर फोन रख दिया। मनीष को हर रविवार की तरह आज भी दोपहर का खाना खाने बाहर जाना ही था। उसने मन बनाया वो भरत के घर भी जाएगा। मनीष ने देखा वो जिस पते पर पहुंचा वहां गमी जैसा माहौल था। कुछ लोग आंगन में गमगीन बैठे थे। मनीष को देखकर उन लोगों ने सहज रूप से नमस्कार कर इशारे से बैठने को कहा। मनीष ने देखा सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत शांत मुद्रा में एकटक सामने रखे फोटो की तरफ देखते हुए बार बार आंखों से आंसू पोंछ रही थी। माहौल की मर्यादा निभाते हुए मनीष ने उस फोटो पर श्रद्धा सुमन चढ़ाए और शांत भाव से भीड़ में बैठ गया। मनीष ने बार बार पहचानने की कोशिश की, क्या वो इस शख्स को जानता है जिसकी फोटो सामने लगी है, मगर उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था ये कौन भरत है। तभी उसने पास बैठे सज्जन से पूछ लिया, क्या हुआ था भरत जी को? दबी आवाज में वो शख्स बोला, भरत पुलिस विभाग में था और शराब बहुत पीता था। 2 दिन पहले शराब पीकर बाइक चलाकर घर आ रहा था कि हाईवे पर ट्रक के नीचे आने से उसकी जान चली गई। मनीष चुपचाप सुन रहा था कि साथ ही बैठा व्यक्ति बोल पड़ा, अब इसकी बीवी अनीता का क्या होगा? सुना है अब तो सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति भी बंद कर दी है। उसकी छोटी बच्ची का क्या होगा? मनीष के ऑफिस में रोज इस तरह के केस आते रहते थे। उसने धीरे से उस व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा, आप जब उचित समझे मेरे ऑफिस आ जाइएगा। इनकी विधवा पेंशन, बालिका शिक्षा एवं अन्य जो भी सामाजिक विभाग से लाभ हो सकेंगे मैं दिलवाने का प्रयास करूंगा। इतना कहकर मनीष चुपचाप भरत के चित्र को नमन कर वहां से चल दिया। मनीष अपने ऑफिस में फाइलों में डूबा था। तभी उसके फोन पर घंटी बज उठी। उसने देखा अनसेव्ड नंबर से कॉल था। मनीष ने व्यस्तता के साथ ही फोन उठाया। उधर से आवाज आई, मनीष जी बोल रहे हैं? जी। महिला की आवाज सुनकर मनीष ने फाइल से ध्यान फोन की तरफ करते हुए उत्तर दिया, जी मैं भरत जी की पत्नी अनीता बोल रही हूँ। मनीष को अभी तक उस घटना की याद तो थी, लेकिन अनीता का नाम उसे याद नहीं था। उसने तुरंत समझते हुए कहा, जी मनीष बोल रहा हूँ। फिर अनीता ने अपनी मदद करने के लिए मनीष से मिलने की इच्छा जाहिर की। मनीष ने तुरंत उसे हाँ कर दी और अगले दिन मिलने का समय दे दिया। मनीष रोज की तरह अपने ऑफिस के काम में लगा था कि उसके कानों में प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ एक आवाज पड़ी, मनीष जी। मनीष ने गर्दन उठाकर देखा, एक महिला जिसका चेहरा उसने भरत के घर पर देखा था वही सामने खड़ी थी। मनीष ने सम्मान से अनीता को बैठने को कहा और फिर औपचारिक बातों के साथ मदद करने का सिलसिला चलने लगा। मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर विधवा पेंशन, बालिका शिक्षा से बिटिया का स्कॉलरशिप, एक एक कर मनीष ने सारे कामों में अनीता के साथ हर कदम पर मदद की। इस बीच मनीष कई बार अनीता के घर भी गया। कई बार कई तरह के कागजों पर हस्ताक्षर भी करवाने पड़े। इसलिए धीरे धीरे अनीता भी मनीष के साथ सहज व्यवहार करने लगी थी। इस दौरान मनीष के मन में उसकी पत्नी रेखा के द्वारा दिए गए जख्मों पर धीरे धीरे अनीता के साथ रोज कुछ पल बिताना एक मरहम का काम कर रहा था, जिसका खुद मनीष को भी पता न लगा। मनीष के मन में तो बहुत कुछ चल रहा था, मगर मनीष ने माहौल की गंभीरता को समझते हुए मन की बात मन में रखना उचित समझा। अब अक्सर मनीष का खाली समय इसी उठापटक में निकलने लगा कि कहीं अनीता उसकी मदद को भी स्वार्थ न समझे। अभी उसके पति को गुजरे 2 ही महीने हुए थे। मनीष क्या करे, कैसे अपनी बात अनीता को कहे या नहीं? मनीष अब बस अनीता के बारे में ही सोचता रहता, कभी उसके बाकी कामों में पड़ने वाली उसकी जरूरतों के बारे में, तो कभी अनीता और उसकी इकलौती बेटी के बारे में। मनीष ने सामाजिक न्याय विभाग से भरत के इंश्योरेंस का पूरे 15 लाख का एक मुश्त चेक निकलवा दिया था। आज अनीता को मनीष के ऑफिस इसी काम से आना था। पेंशन बनवाने से लेकर बालिका विवाह योजना, बालिका शिक्षा योजना आदि सब काम पूरे हो चुके थे।
बस अब आखिरी काम बचा था, अनीता का खाता खुलवाकर 15 लाख का चेक उसके खाते में डलवाते ही अनीता और उसकी बेटी का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता। मगर इसके बाद मनीष को अनीता से मिलने, घर जाने का, बैठने, बातें करने का कोई वैध कारण नहीं रहेगा। मनीष इसी बात को लेकर थोड़ा दुखी था। कई बार उसके मन ने कहा वो अनीता को अपने दिल की बात कह दे, मगर अनीता के सामने उसका मुंह नहीं खुल पाता। वो डरता कहीं अनीता उसे स्वार्थी न समझ ले। मगर 2 महीने के बाद मनीष अब अनीता को खोना भी नहीं चाहता था। तभी मनीष के सामने अनीता गहरे पीले रंग की साड़ी पहने खड़ी थी। मनीष बैंक चलने को तैयार होकर ऑफिस से निकल लिया, मगर मनीष के कदमों में आज वो तेजी नहीं थी। चेहरे की मुस्कान भी नकली सी दिखाई दे रही थी। अनीता ने पूरा फॉर्म भरकर चेक के साथ मनीष के हाथों में थमा दिया। बैंक मैनेजर ने फॉर्म को पढ़ने के लिए सरसरी निगाह डाली। मनीष भी चाहता था फॉर्म में कोई कमी ना रहे, ताकि बाद में अनीता या उसकी बेटी को कोई दिक्कत ना आए। तभी बैंक मैनेजर ने गर्दन उठाकर मनीष से कहा, आपने अपना आधार कार्ड फॉर्म के साथ नहीं लगाया? मनीष ने कहा, मेरा आधार कार्ड क्यों मैनेजर साहब? अरे भाई, आप इस बेटी की उम्र 18 वर्ष होने तक गार्जियन हो ना? क्या? मनीष ने लगभग झपटते हुए बैंक मैनेजर से फॉर्म लेते हुए जिज्ञासावश पढ़ना चाहा और बोलने लगा, कोई गलती हुई है शायद। गवाही की जगह मैंने गलती से दूसरी जगह साइन तो नहीं करती है? मनीष ने फॉर्म पढ़ा तो पाया अनीता ने फॉर्म में गार्जियन की जगह पर उसका नाम लिख दिया था। मनीष ने जैसे ही अनीता की तरफ देखा, अनीता ने शर्म से अपनी आंखें मुस्कुराते हुए झुका ली। मनीष की समझ में एकदम सब कुछ आ गया। अनीता ने एक ही झटके में अपने अंदाज में न सिर्फ मनीष की बल्कि अपने दिल की बात भी कह दी थी। मनीष एवं अनीता बैंक में आए तो अलग अलग थे, मगर बाहर निकलते समय तीनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में थे। मनीष को अब वो पल याद आ रहा था जब उसे एक मिस्ड कॉल आई थी। मनीष ने सुन तो रखा था कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, मगर आज उसका निराश जीवन अचानक उन सभी खुशियों से एक साथ भर आया था जिसकी वो आज सुबह तक कल्पना ही कर पा रहा था। मनीष ने सर उठाकर ईश्वर को धन्यवाद दिया और अनीता का हाथ एक बार फिर कस कर पकड़ लिया, जिसमें अनीता की स्पष्ट सहमति उसे पहले ही मिल चुकी थी। आप सुन रहे थे संजय आरजू बड़ौतवी द्वारा लिखित कहानी मिस्ड कॉल। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं या हमें लिखें sanjayarzu@gmail